हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेनू और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आर एनवायरनमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि बार बार रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर ये वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आए हैं जिसको हम पूरी अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर एंड ये बहुत कॉमन एक क्वेश्चन है जो कि वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है मोस्टली। तो आप इसको एक बार समझ लीजिए ये है क्या एक्चुअल में। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है बच्चों? तो देखिए, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। उसके साथ साथ जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं वहाँ भी अपने सर्वाइवल के लिए वो डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो डिपेंडेंसी होती है प्लांट एंड एनिमल्स की किसी पर्टिकुलर एरिया में अपने हैबिटेट के साथ और वहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के साथ, वो एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बनाती है। और ये जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होती है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, इसी सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम दो डिफरेंट टाइप के होते हैं जिनमें हमने पढ़ा था बच्चों जब ये चैप्टर डिस्कस किया कि इकोसिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स, मैन मेड एंड नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जैसे कि आप पॉन्ड्स की बात कर सकते हैं, आप रिवर्स की बात कर सकते हैं, आप एक्वेटिक कोई भी लाइफ है उसके बारे में बात कर सकते हैं, या टेरिस्ट्रियल कोई भी लाइफ है उसके बारे में बात कर सकते हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम की बात कर सकते हैं, आप कोल्ड एरियाज इकोसिस्टम की बात कर सकते हैं। तो वो क्लाइमेटिक कंडीशंस जिनमें कोई भी प्लांट या एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं एंड एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने के साथ साथ उस पर्टिकुलर एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस पर भी डिपेंड होते हैं, वो सब इकोसिस्टम नेचुरल हो जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अगर मैन मेड इकोसिस्टम की, तो मैन मेड इकोसिस्टम में आप बात कर सकते हैं जैसे हमारा एक्वेरियम जिसमें हमने आर्टिफिशियल एक सिस्टम प्रोवाइड किया है फिशेस को अपने अकॉर्डिंग। तो वो जो सिस्टम है, या फिर हम एक क्रॉप फील्ड की बात कर सकते हैं, तो वो एक सिस्टम मैन मेड इकोसिस्टम कहलाता है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले एनिमल्स एंड प्लांट्स के बीच में एक रिलेशनशिप को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम के मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? तो इकोसिस्टम के मेन कंपोनेंट्स दो होते हैं जिनको हम एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स या कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं। ए का मतलब होता है जो कि नॉन लिविंग है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो बायो का मतलब होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, उसको हम एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एबायोटिक फैक्टर्स की, तो उसमें फिजिकल एनवायरनमेंट जिसमें कि लाइट, टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशंस ये सब आ सकती हैं। सेकंड है क्लाइमेटिक फैक्टर्स जैसे कि ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एक्सेट्रा। एंड थर्ड पॉइंट हम इसको डिवाइड कर रहे हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज विच आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। ये सब होते हैं उसके एबायोटिक कंपोनेंट किसी भी पर्टिकुलर एरिया के या किसी भी इकोसिस्टम के। अब हम बात कर रहे हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कैटेगराइज कर देते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स में। अब फिर हम इनको फर्दर डिवाइड कर देते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। प्रोड्यूसर्स, ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स जैसा कि आप जानते हैं, and the animals which consume the green plants are known as consumers, and decomposers are the microbes which decay or decompose the dead remains of plants and animals। तो इस तरह से हम ये इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों कि ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या वीआईपी कह सकते हो आप इसको। व्हाट आर डिकम्पोजर्स? डिकम्पोजर्स क्या होते हैं और व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स? या तो एक ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा तो दोनों ही क्वेश्चन आ जाएंगे, और अगर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के रूप में आता है तो ये अलग अलग भी हो जाते हैं। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स एक्चुअल में क्या होते हैं जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। जो भी प्लांट एंड एनिमल्स के वेस्ट मटेरियल होते हैं वो माइक्रोब्स के एक्शन से क्या हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। इन्हीं माइक्रोब्स को हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। ठीक है, जो भी प्लांट एनिमल्स के वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं,
माइक्रोब्स कहते हैं, और इन्हीं माइक्रोब्स को हम डिकम्पोजर्स कहते हैं, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप के एंड फंजाई। क्लियर? तो ये विद एग्जांपल अगर आता है तो 1 मार्क्स क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स का एक्चुअल में एनवायरनमेंट में क्या रोल होता है, या वो किस तरह से एनवायरनमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं, या एनवायरनमेंट को क्लीन करने में उनका क्या रोल होता है। तो देखिए, दे हेल्प इन क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जितने भी डेड रिमेन्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, अगर वो डिकम्पोज नहीं होंगे तो अर्थ पर एक ढेर इकट्ठा हो जाएगा डेड रिमेन्स का, और फिर वो अर्थ पर जगह ही नहीं बचेगी हमारे रहने के लिए। तो ये तो क्या करते हैं वो, मेनली क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। साथ में जो भी डिकम्पोज होते हैं डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उनसे क्या होता है, ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है, एंड वो क्या करता है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, या आप कह सकते हो कि प्लांट्स एंड एनिमल के जो वेस्ट मटेरियल हैं उनके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो दे हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ फर्टिलिटी, या सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ रिसाइकलिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं, यानी कि वो जो मटेरियल है वो एनवायरनमेंट में चला जाता है। आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा, या कार्बन साइकिल पढ़ा होगा, या ऑक्सीजन साइकिल पढ़े होंगे। ये जो बायोजियो केमिकल साइकिल्स आपने पढ़े थे वो सारे रिलेटेड होते हैं इसी तरह से, और उनमें हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो होते हैं वो बार बार रिनोवेट होते रहते हैं, या जो भी हमारा एनवायरनमेंट में उसमें पहुंचते रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फूड चेन। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एक फूड चेन एक्चुअल में क्या होती है, तो ये आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ऐसी चेन जिसमें कि हु ईट्स हुम, कौन किसको खाता है, इस तरह की अगर एक लंबी चेन बन जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो उसको हम फूड चेन कहते हैं। वो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था, हम यहाँ पर उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक चेन जिसमें कि एनर्जी ऑफ फूड इज ट्रांसफर, जो फूड की एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक। ठीक है, इट इज यूनिडायरेक्शनल, वो एक डायरेक्शन में चलती है हमेशा, कभी भी बैक नहीं होती है। एंड इट प्रोवाइड डेफिनेट स्ट्रक्चर टू एन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम के को एक डेफिनेट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है कोई भी फूड चेन। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ग्रास को कौन, हु ईट्स हुम, इस तरह से हो रहा है ना। तो ग्रास देखिए, ग्रास ईटिंग कौन होते हैं, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं या हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इंसेक्ट लिया है, इंसेक्ट्स को कौन खा रहा है, इंसेक्ट्स को फ्रॉग ईट कर रहे हैं। तो फ्रॉग जो है वो इस तरह से कंज्यूमर हो जाते हैं, और फिर फ्रॉग को कौन ईट कर सकता है, बर्ड्स। तो ये आपकी जो चेन है वो 4 स्टेप लॉन्ग चेन बन जाती है। क्लियर? आगे हम इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे। तो ये ग्रासेस जो है ये क्या है, इसका फर्स्ट, जिसको हम क्या करें, फूड चेन ऑलरेडी कहाँ से स्टार्ट होती है, हमेशा प्रोड्यूसर्स से स्टार्ट होती है। तो ये प्रोड्यूसर्स हो गए ग्रासेस, और इसके बाद ये इंसेक्ट्स जो है ये कंज्यूमर हो गए, और ये प्राइमरी कंज्यूमर, फिर ये सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये टर्शियरी कंज्यूमर। इस तरह से ये इनकी एक चेन बन जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल्स। तो देखिए, कोई भी फूड चेन जब होती है तो उस फूड चेन में का हर स्टेप जो होता है वो एक ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। तो ट्रॉफिक लेवल्स को हम एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफर होती है एक स्टेप से दूसरे स्टेप में। तो ईच स्टेप ऑफ ए फूड चेन, फूड चेन का हर स्टेप एक ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें ग्रास, तो ये क्या है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, प्रोड्यूसर्स। ग्रास को किसने खाया, डियर ने, तो ये हो गया सेकंड ट्रॉफिक लेवल। लायन जो होते हैं वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल आते हैं, क्योंकि लायन जो है वो डियर को खा जाते हैं। तो इस तरह से जो एक कोई भी लेवल है या हर स्टेप किसी भी फूड चेन का वो एक ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। एंड ये जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं वहां पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे लेवल तक जाने में एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, एंड ये एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होती है, इसलिए बैक नहीं होती कभी भी फूड चेन। तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है फ्लो ऑफ एनर्जी। इसके साथ साथ
जब ये एनर्जी ट्रांसफर होती है तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जब यहाँ से यहाँ तक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ग्रास से डियर तक, डियर से लॉयन तक, तो उस प्रोसेस में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो लॉस हो जाती है। और ये हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी कि 10% रूल ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या होता है। अभी हम एक क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से लॉस होती है और क्या होता है। अभी आपके स्टेप्स ये हैं, ठीक है। तो कोई भी फूड चेन का जो हर स्टेप है वो ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। एंड हमेशा एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होती है एंड फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा यूनि डायरेक्शनल होता है। और ये जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उस टाइम पर कुछ एनर्जी हमेशा लॉस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ गया हमारा क्वेश्चन, डिस्क्राइब 10% रूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। 10% लॉ क्या कहता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10% रूल से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है, जैसा अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे। देखिए, ये हमको मालूम है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? सन होता है, ठीक है। सन से जितनी एनर्जी प्लांट्स को मिलती है या सन जितनी भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्लांट्स उसका सिर्फ 1% यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। उस एनर्जी को प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं अपनी जो भी उनकी एक्टिविटीज होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या जो भी उनकी बॉडी एक्टिविटीज होती हैं या बॉडी ग्रोथ होती है, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में से वो जो एनर्जी होती है वो सारी यूटिलाइज होती है। और उसमें से सिर्फ 10% एनर्जी जो होती है वो ही नेक्स्ट लेवल में पहुंच पाती है। बाकी एनर्जी या तो यूटिलाइज हो जाती है या फिर वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है, ठीक है। जो भी बॉडी एक्टिविटीज होती है वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है तो वो लॉस ऑफ एनर्जी हो जाता है। इसी तरह से ये जितने भी स्टेप आगे जाएगी, हर स्टेप में सिर्फ 10% जो टोटल एनर्जी होगी किसी भी एक ट्रॉफिक लेवल में, वो सिर्फ 10% ही आगे पास होती है। बाकी वो हर स्टेप में लॉस हो जाती है। किसके रूप में? हीट के रूप में। तो ये जो 10% एनर्जी आगे पास हो रही है, इसी को हम क्या करते हैं? 10% रूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं? देखिए, एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, ये तो हमको मालूम है। इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल एंड ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल ओनली 10% ऑफ एनर्जी कैन पास टू द नेक्स्ट लेवल। क्योंकि हर ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी यूटिलाइज होती है, साथ में कुछ एनर्जी हीट के रूप में क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। तो सिर्फ 10% एनर्जी ही नेक्स्ट लेवल तक पहुंचती है। एंड ड्यू टू दिस रीजन फूड चेन्स आर शॉर्ट, ओनली 3 और 4 स्टेप्स कंसिस्ट। जो भी फूड चेन्स होती हैं वो 3 या 4 स्टेप में स्टॉप हो जाती हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। मान लीजिए सन से एनर्जी प्लांट्स ने ली है और उस कंडीशन में उनके पास जो एनर्जी है टोटल वो 100 जूल है। 100 का 10% आगे ट्रांसफर हो रहा है तो ओनली 10 जूल आगे ट्रांसफर होगी। एंड रैबिट के पास से जब ट्रांसफर हो रही है आगे तो सिर्फ 1 जूल होगी। तब इसके बाद आगे अगर ट्रांसफर होता है तो एनर्जी जो है वो सर्वाइव करने के लिए सफिशिएंट नहीं होती है। इसीलिए फूड चेन्स जो होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, 3 या 4 स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी फॉर्म हो जाता है, व्हाई द फूड चेन्स कंसिस्ट ओनली 3 और 4 स्टेप्स। क्लियर? तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी फॉर्म हो जाता है। आप इसको समझ गए हैं तो उस क्वेश्चन को इजीली आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज ओजोन लेयर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस मैंने एक साथ दिए हैं तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है 3 मार्क्स का। अगर ये 1 by 1 आते हैं तो 1 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन भी इस तरह से आ सकते हैं। तो देखिए, एक्चुअल में ओजोन क्या होती है? तो ओजोन एक्चुअल में एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जो कि O3 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। O3 इसका फॉर्मूला हो गया O3। तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है ओजोन। ये अपर एटमॉस्फेयर में बनता है बाय द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन। कैसे बनता है? यूवी रेज जो होती हैं वो ऑक्सीजन को डिवाइड कर देती हैं एटॉमिक ऑक्सीजन में, और फिर जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है उसके साथ एटॉमिक ऑक्सीजन जब कंबाइंड होती है तो O3 का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। अब ये जो पूरी ओजोन फॉर्म हो रही है ये एक लेयर के रूप में अपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, इसी को हम ओजोन लेयर कहते हैं। क्लियर? अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? तो इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? ये एक्चुअल में करती क्या है? दिस इज एक्चुअली ए प्रोटेक्टिव शीट अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शीट के रूप में प्रेजेंट होती है। एंड इट एब्जॉर्ब्स यूवी रेज कमिंग फ्रॉम द सन
यूवी रेज से आने वाली सन से आने वाली यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके हार्मफुल इफेक्ट से अर्थ को बचाती है। यूवी रेज अगर आती हैं अर्थ पर तो उसके बहुत बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं। स्किन कैंसर कॉज कर सकती है, कैटरेक्ट हो सकता है आईज में, और हमारे इम्यून सिस्टम को भी डैमेज हो सकता है। उसके बहुत सारे और भी इफेक्ट्स हैं जो हमने अपने लॉन्ग वीडियो में पढ़े हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ओजोन से ही रिलेटेड है, जिसमें पूछा गया है आपसे व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब होता है ओजोन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और जब वो टूटती है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। तो सम केमिकल सब्सटेंसेस, हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज किए जाते हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज जो कि ओजोन को ब्रेक कर देते हैं। और ओजोन जब ब्रेक होती है, देखिए ओजोन जब ब्रेक होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, O2 प्लस O। अब क्योंकि वो ब्रेक डाउन हो गई तो वहां से वो लेयर जो है वो पतली हो जाएगी। ठीक है, तो ओजोन लेयर जो दिन पर दिन पतली होती जा रही है, थिनर होती जा रही है डे बाय डे ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉल्यूशन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। पॉल्यूशन से या ह्यूमन एक्टिविटीज से उसी को हम ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। ठीक है, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है। एंड राइट द नेम ऑफ सम केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। ये अलग से भी पूछा जा सकता है। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि ओजोन डिप्लीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उनमें से CFC सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ये हमारे रेफ्रिजरेटर्स में या एसीज में यूज किया जाता है, या आपके जो फॉग वाले जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब के अंदर यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जब रिलीज होते हैं एनवायरनमेंट में तो ये अपर एटमॉस्फेयर में जाकर ओजोन को डिप्लीशन कर देते हैं। उसके अलावा क्लोरीन या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स या कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपसे 2 या 3 या 4 जो भी एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, आप इनको लर्न कर लें अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ये बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट एनी 2 वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड इफेक्ट द एनवायरनमेंट। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आप जानते हैं ऐसे वेस्ट मटेरियल जो कि डिग्रेड हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, उनको हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। अब ये डिग्रेड हो जाते हैं तो हार्मफुल नहीं होते, ऐसा नहीं होता है, हार्मफुल होते हैं एनवायरनमेंट के लिए। और वो जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसमें आपसे 2 वेज पूछे गए, 2 तरीके, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, आप चाहें कोई भी याद कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्रिएट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। जो ढेर लगे होते हैं जगह जगह वेस्ट मटेरियल के, वो चाहे बायोडिग्रेडेबल हो या नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं एंड डैमेज ब्यूटी ऑफ द नेचर, हमारी नेचर की ब्यूटी को डैमेज करते हैं। इसके अलावा जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जब वो डिकम्पोज होते हैं तो दे प्रोड्यूस फॉल स्मेल, वो बहुत एक खराब स्मेल प्रोड्यूस करते हैं जो कि अनहाइजीनिक होती है, साथ में अच्छी नहीं होती है। चॉक ड्रेनेज सिस्टम जो होता है आपका उसको चॉक कर देते हैं और फिर उससे सीरियस डिजीजेस कॉज होती हैं। इसके साथ साथ दे कॉज डेथ ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, जो गली में घूमने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आप देखते हो बहुत सारी काउज जो होती हैं वो पॉलीथीन में पैक्ड जो वेस्ट मटेरियल है उसको खा जाती हैं और फिर वो डेथ हो जाती है। तो ये इसका सबसे बड़ा बहुत खराब इफेक्ट है जो कि हमारे एनिमल्स के लिए डेथ का कारण बन जाता है। क्लियर, इनमें से कोई भी 2 आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो देखिए बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये आप सबको मालूम है कि जो भी पेस्टिसाइड्स या हम कह सकते हैं इंसेक्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं क्रॉप्स में, वो अगर लार्ज स्केल में यूज किए जाते हैं तो वो बहुत हार्मफुल होते हैं और उनकी जो कंसंट्रेशन है या उनका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टाइम तक डिग्रेड नहीं होता है या वो डिग्रेडेबल नहीं होते हैं। ठीक है, अगर ये हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस की जो कंसंट्रेशन है वो किसी भी तरीके से हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पहुंच जाती है और उसका लेवल इंक्रीज होता जाता है एट ईच ट्रॉफिक लेवल किसी भी फूड चेन के अंदर, तो वो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो एक्चुअल में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की जो डेफिनेशन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
अगर हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल, जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में या हम एक चेन में आगे बढ़ते जाते हैं उनकी जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होती जाती है और राइज हो जाता है उनका लेवल, इसी को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्लियर? अब ये जो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेज हैं ये कहाँ से आते हैं? बाय द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स। ठीक है, जब ज़्यादा अमाउंट में हम इनको यूटिलाइज करते हैं तो ये रेन वाटर के साथ मिक्स होकर किसी भी सॉइल में, या आप कह सकते हो कि सॉइल के अंदर तो परसेंटेज उनकी ज़्यादा होती ही है, एक्वेटिक वाटर बॉडीज में भी पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो फिर उसके बाद जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में पहुंचते हैं, और एक्वेटिक एनिमल्स को अगर ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करते हैं तो वो उनकी बॉडी में पहुंच जाते हैं, या फिर अगर वो सॉइल में प्रेजेंट है तो प्लांट उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्लांट के बाद फिर वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो इस तरह से वो फूड चेन के अंदर एंटर होते हैं और उनका लेवल जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जाकर भी वो डिकम्पोज नहीं होते हैं या डिग्रेड नहीं होते हैं, तो धीरे धीरे जो लेवल उनका इंक्रीज होता जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहलाता है। एंड दीज हार्मफुल केमिकल गेट कंसंट्रेटेड एट ईच ट्रॉफिक लेवल, हर ट्रॉफिक लेवल में वो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है और मैक्सिमम होता है वो कहाँ पर? टॉप लेवल में। और टॉप लेवल में अगर ह्यूमन बींग्स आते हैं तो ह्यूमन बींग्स के अंदर उसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। तो ये जो क्या है, लेवल टू लेवल, एक लेवल से दूसरे लेवल तक जो भी केमिकल सब्सटेंसेस पहुंच रहे हैं वो फिर जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं एक पर्टिकुलर परसेंटेज तक, या आप कह सकते हो कि हाईएस्ट जो मैक्सिमम टॉप लेवल तक हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट बच्चों दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही लिए हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाने वाली थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। सो शेयर करिए एंड कमेंट भी करिए, मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा वेट रहता है। ओके, थैंक्स अगेन।